हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था अपने पेपर 2 का यूनिट 4 में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 स्टार्ट कर दिया था। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति या फिर हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमने स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 4 तक देखा हुआ है। आज हमें पार्ट 5 देखना है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं तो उसके लिए ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। साथ में उसमें MCQ प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है, उसकी कुछ जानकारी है। यदि आप इच्छुक हैं इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप एवं कॉल भी कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस कोर्स के बारे में वो ये है कि ये जो आप प्राइस देख रहे हैं 2249, अब ये बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 75 स्टूडेंट्स के लिए ही किया गया था, जो कि बस अब भरने ही जा वाले हैं। तो कहीं किसी दिन ये अनाउंसमेंट ना आ जाए कि अब ये सीट्स फुल हो चुकी हैं 75, क्योंकि नियरली अबाउट केवल और केवल 4 और 5 स्टूडेंट्स बस बचे। 4 या फिर 5 सीट्स ही बस केवल बची हैं 75 में। तो वो जब भी भर जाएंगी तो ये 2249 का प्राइस ये 2999 हो जाएगा। तो आप यदि इस 75 वाले में यदि इंक्लूड होना चाहते हैं तो आप श्योरली बहुत जल्द आप एनरोलमेंट करवा लीजिए, जिससे आपको ये कोर्स जो है 2249 में मिल जाए। अदरवाइज़ ये कोर्स का प्राइस अब बढ़ जाएगा, 2999 हो जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूशन में ही है, जो हमने स्टार्ट किया था पार्ट 4 से आगे का ही है, कुछ नया नहीं है, उसी के कंटिन्यू में ही है ये। ठीक है, तो क्या है कि सभी स्तरों पर दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है वो क्या की कि सभी स्तरों पर दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा दी है। क्या है? प्रमोटिंग एफिशिएंसी and effectiveness at all the levels। क्या बताया गया है? The policy suggested methods that should be taken to promote excellence and cost effectiveness of technical and management education। क्या है? क्या बताया जा रहा है कि नीति ने तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा को, कौन सी शिक्षा? तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा की उत्कृष्टता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए तरीकों का सुझाव दिया था। यानी कि इसने, यदि हमें कुछ याद करना है वो क्या याद करना है कि इस शिक्षा नीति ने 1986 की शिक्षा नीति ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने किसको प्रमोट करने के लिए की बात कही है? टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए बात कही है। याद रहेगा आप लोगों को, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की उत्कृष्टता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए तरीकों का सुझाव दिया है कि किस तरीके से इसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनाया जाए और किस तरीके से हम एक्सीलेंस को प्रमोट कर सकें। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे देखें क्या बताया जा रहा है। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए। इसने कहा है कि आधुनिकीकरण को क्या करना है? प्राथमिकता देना है। फिर संस्थानों को अप टू डेट शिक्षण संसाधन, पुस्तकालय और कंप्यूटर की सुविधा प्रदान करना है। प्रोवाइड अप टू डेट लर्निंग रिसोर्सेज, लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर फैसिलिटी टू द इंस्टीट्यूशंस। क्या करना है? अप टू डेट लर्निंग रिसोर्सेज होना चाहिए, यानी कि जो समय के साथ में जिस तरीके से कैरिकुलम और सिलेबस, पाठ्यक्रम जो कि बदलते हैं, उसके उस हिसाब से पूरे पाठ्य चर्चा होनी चाहिए, या फिर शिक्षण पूरी किस तरीके से होनी चाहिए? अप टू डेट होनी चाहिए। यानी कि जो जहाँ, अब जैसे कि हम अप टू डेट मतलब समझते हैं कि हमारे ये जो आपका ABEO पेपर 2 का सिलेबस है वो 2013 का सिलेबस है। ठीक है, अब जब आपका ये सिलेबस जब नया आएगा तो उस समय तो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर हम बोल सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 तो नहीं आई थी तो उसमें नहीं लिखा है, लेकिन ये अब जब आपका न्यू नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन के साथ में जब आपका सिलेबस आएगा तो उसमें तो डेफिनेटली लिखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी और वी कैन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हम क्या करेंगे, हम 2020 को भी पढ़ लेंगे। इसको बोलते हैं अप टू डेट लर्निंग। अप टू डेट लर्निंग मतलब जो चल रहा है उसको करना है। तो बस ये संस्थानों को भी उसी को करने की बात कही गई है कि जो अप टू डेट है, अप टू डेट लर्निंग रिसोर्सेस यानी कि संस्थान है तो उन्हें क्या कर दो, अप टू डेट पाठ्यक्रम संसाधन उपलब्ध करवा दो। और क्या कर दो, पुस्तकालय होने चाहिए जिसे बच्चे आकर के मतलब पढ़ रहे हैं, जो इच्छा वो पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरीज होनी चाहिए और कंप्यूटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए इन संस्थानों में। कौन से संस्थान है, तो तकनीकी और प्रबंधन संस्थान, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए है। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है कि लड़कियों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधा प्रदान करें। लड़कियों के लिए याद करो हमने क्या पढ़ा है, क्या कि 1986 की शिक्षा नीति ने लड़कियों की पढ़ाई की बात कही है। हाँ बिल्कुल कही है, याद करो इसने पर्टिकुलरली कुछ सेक्शंस की बात की है। उन सेक्शंस में विमेन एजुकेशन की बात की, एससी की बात की, एसटी की बात की, इन्होंने ओबीसी की बात की और इन्होंने माइनॉरिटीज़ की बात की और इन्होंने हैंडीकैप्ड की बात की है कि नहीं। हमने ये सब देखा है क्या आपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बिल्कुल देखा है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि लड़कियों को क्या करो, तो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओ, प्रोवाइड एडिक्वेट हॉस्टल फैसिलिटी फॉर गर्ल्स। ठीक, फिर क्या है, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर स्पोर्ट्स, क्रिएटिव वर्क एंड कल्चरल एक्टिविटीज, खेल कूद, रचनात्मक कार्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई है। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये तो शिक्षा नीति है। अब शिक्षा नीति है तो शिक्षा होनी कैसी चाहिए, शिक्षण संस्थानों में वो क्या करें यही तो ये बताएगी। तो बता रहे हैं ये क्लियर है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, एडॉप्ट प्रॉपर प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ स्पेशली टीचर्स। क्या बताया गया, कर्मचारियों विशेषकर शिक्षकों की भर्ती के लिए उचित प्रक्रिया को अपनाना, उचित प्रक्रिया को अपनाना है। अब याद करो कि कोठारी आयोग को लाया गया, मुदलियार आयोग पहले आया, कोठारी आयोग आया, वहां पे ही बोला गया था कि आप बताओ कि टीचर्स को कैसे रिक्रूट करना है, या फिर हम बोल सकते इन सर्विस कंडीशन क्या होनी चाहिए टीचर्स के लिए, ये वाली बात तो बताई गई थी उसमें। तो बोली गई थी उनको, किसको, आयोगों को, मुदलियार आयोग और कोठारी आयोग को, टीचर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में बताओ। तो बस वही है। अब ये शिक्षा नीति तो सभी के, मैंने आपको क्या बताया कि आप ऐसा मान के चलो कि 1986 की शिक्षा नीति अब जो आई है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही अनुभवी। अब जो अनुभवी है तो वो पिछला पूरा हर चीज देख के आया है वो व्यक्ति, तो बस वैसी है ये शिक्षा नीति। अब जो जिन्होंने पहले जो भी बोला तभी तो इन्होंने उसको ही सबको अपने में समाया है, यानी कि इन्होंने कर्मचारियों विशेष करके शिक्षकों की भर्ती के लिए उचित प्रक्रियाओं को अपनाया है। ठीक, फिर क्या है, शिक्षकों को पर्याप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की बात भी कही है इन्होंने। क्या है, गिव एडिक्वेट इन सर्विस ट्रेनिंग टू द टीचर्स। क्योंकि जैसे कि हम मान करके चलते हैं, अभी कोरोना काल चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था, बहुत सारे टीचर्स जैसे कि जो सीनियर टीचर्स हो गए, ठीक है, तो वो लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से अब क्लासेस लें, क्या लें, अब उनको अच्छे से नहीं पता है। अब उनको ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं पाएंगे, बिल्कुल सीख पाएंगे, बस उनको थोड़ा सा ट्रेंड कर दो तो डेफिनेटली वो सीख पाएंगे। तो इसी की बात भी इस शिक्षा नीति ने कही थी। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण के लिए आपको बताया, एक एग्जाम्पल से आपको जिससे समझ में आ जाए कि किस तरीके से इन सर्विस ट्रेनिंग की बात की जाती है। कि हो तो गई है, नियुक्ति तो कर लिए, उनको रिक्रूट तो कर लिए, लेकिन अब कहाँ पे क्या चेंजेस की आवश्यकता है, कहाँ पे क्या एडिशन की आवश्यकता है, तो इसीलिए उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान करने की बात की गई है। क्लियर है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें कि प्रमोट एक्टिव इंटरैक्शन ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन इन प्रोग्राम प्लानिंग, एक्सचेंज ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग फैसिलिटी रिसोर्स एक्सेट्रा। कार्यक्रम की योजना बनाने, कर्मियों के आदान प्रदान, प्रशिक्षण सुविधाएं,
संसाधनों आदि में तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों की सक्रिय बातचीत को बढ़ावा देने की बात कही गई है। क्या क्या बोला गया कि कार्यक्रम की योजना बनाने की किया जाए, योजना बनाना है। फिर कर्मियों की आदान प्रदान, यानी कि ऐसा है कि जो टेक्निकल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर कहीं पे यदि लग रहा है कि एक्सचेंज करना है पर्सनल्स को, कि कोई टीचर्स यहाँ पे अच्छा कोई पढ़ा रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे भी लेक्चर डिलीवर करके आ गए हैं, कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि सेम है तो जा करके वहाँ पे भी लेक्चर डिलीवर कर दिए, चाहे वो प्रबंधन के संस्थान हो यानी कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो या फिर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो। ठीक, फिर क्या बोला गया है कि संसाधनों इन सब में सक्रिय बातचीत को बढ़ावा देना। अब ऐसा नहीं हम अपनी टीचर्स को क्यों दें, वहां पे जाकर के क्यों वो लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये आप हमारे यहाँ केवल हमारे यहाँ ही रहोगे, तो नहीं। क्या बताया गया है कि सक्रिय बातचीत को बढ़ावा देने की बात की गई है, किसके किसके बीच में, तो तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के बीच में। ठीक, फिर क्या बोला गया, संस्थानों को उनकी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत करने की भी बात की गई है, कि यानी कि जब यदि किसी को पुरस्कृत कर देते हैं तो और भी और बहुत ही कि अब तो हमें अच्छा ही करना है, फर्स्ट ही आना है हमें, तो बस वैसा ही है कि अवॉर्ड द इंस्टीट्यूशन फॉर देयर एक्सीलेंस, उत्कृष्टता के लिए उन्हें पुरस्कृत कर दो, संस्थानों को पुरस्कृत कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है इसी में आगे, establish networking systems between technical education and industry, research and development organizations, programs of rural and community development etc. तकनीकी शिक्षा और उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, ग्रामीण और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों आदि के बीच नेटवर्किंग सिस्टम स्थापित करना, यानी कि प्रॉपर नेटवर्किंग होनी चाहिए, किसमें, टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम्स ऑफ रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि प्रॉपर नेटवर्किंग की बात, किसकी बात की गई है, नेटवर्किंग सिस्टम भी होना चाहिए। बस इतना याद रखना। क्या याद रखोगे कि इसने नेटवर्किंग सिस्टम की भी बात, नेटवर्किंग सिस्टम स्थापित करने की भी बात की है इस शिक्षा नीति ने। कौन सी शिक्षा नीति देख रहे हैं, तो 1986 की शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने नेटवर्किंग सिस्टम की भी बात बोली है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, ये हमने देख लिया कि क्या होना चाहिए शिक्षा। अब देखिए कैसे इफेक्टिवनेस को प्रमोट किया जाए, अभी हमने देखा। अब बात आती है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को फिर से उन्मुख करना है, रीओरिएंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये क्या बता रहे हैं, देखते हैं इनके द्वारा क्या बताया गया है। ठीक है, तो क्या है कि एनईपी ने सिफारिश की कि शिक्षा की मौजूदा औपचारिक प्रणाली और देश की समृद्ध और विविध संस्कृति के बीच खाई को पाटना है। इसका क्या मतलब है कि किस तरीके से उन्मुख करेंगे, फिर से शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को कैसे उन्मुख करोगे, ये जो खाई आ गई है किसके बीच आ गई है, तो मौजूदा औपचारिक प्रणाली और देश की समृद्ध विविध संस्कृति, समृद्ध और विविध संस्कृति के बीच में जो खाई आ गई है उसको पाटने की बात की गई है। द एनईपी रिकमेंडेड दैट द गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग फॉर्मल सिस्टम जो कि मौजूदा शिक्षण या फिर बोल सकते हैं हम मौजूदा औपचारिक जो प्रणाली है ऑफ एजुकेशन एंड द कंट्रीज रिच एंड वेरिड कल्चर शुड बी ब्रिज्ड, यानी कि अब जैसे कि हम मान करके चलते हैं कैसे कि इंडिया में बहुत, यानी कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है। ठीक है, इंडिया में क्या है, सांस्कृतिक विविधता है, बिल्कुल है। ठीक, तो उस और वो भी रिचनेस है, सांस्कृतिक विविधता भी है, साथ में उसमें रिचनेस है, समृद्ध है, हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, बिल्कुल है। अब सांस्कृतिक रूप से हम समृद्ध हैं और यदि हमारे यहाँ कोई एक पुरानी एक पद्धति चल रही है शिक्षण की, तो एक चेंजेस यदि हम देख रहे हैं कि संस्कृति में बदलाव आ रहा है और यदि हम देख रहे हैं वही पुरानी पद्धति यदि चल रही है तो ये तो अलग अलग हो जाएगा ना, तो फिर बीच में तो गैप आ चुका है, बीच में तो एक गैप आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आप पुराना
सोच लेकर के चल रहे हो, और यहाँ पे आप विविधता है, समृद्धता है, उसकी बात कर रहे हो संस्कृति में, तो यानी कि आप तो चेंजेस की बात कर रहे हो। अब जहाँ कहीं पहले बोला गया कि लड़कियों को क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की, फिर SC STs OBC हैंडीकैप्स एंड माइनॉरिटीज़ के लिए जब कोई प्रावधान नहीं थे पहले, और अब क्या है ये, तो क्या अभी भी वही शिक्षण प्रणाली चलनी चाहिए? क्या अभी भी वही एजुकेशन सिस्टम रहना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। तो वो जो गैप है कि हमारा इंडिया क्या रिच कंट्री, कल्चरली रिच है, संस्कृति हमारे यहाँ की, हम सांस्कृतिक रूप से क्या समृद्ध है और विविधता है, तो ये जो खाई है वो नहीं रहनी चाहिए। बस यहाँ पे ये बताया गया है कि डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, कि वही पुरानी सोच से नहीं आगे बढ़ना है, आगे उन्मुख हो, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ आप लोग। तो बस यही शिक्षा नीति ने कहा है। यदि एक लाइन में यदि आप बात करोगे तो आप बोल सकते हो कि जो भी गैपिंग है और वैकेंसी जो भी खाई है किसी भी प्रकार से, किसी भी सोच को लेकर के, तो उसको पाटने की बात कही है इस शिक्षा नीति ने। बस इतना यदि याद करना है तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। फिर क्या है, रिगार्डिंग द कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, द NPE और वी कैन से NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या फिर आप NEP बोलेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दोनों का मीनिंग एक ही है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति। स्कूली शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया के संबंध में NPE निम्नलिखित सुझाव देती। किसके संबंध में? तो शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया के संबंध में। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, कि रीओरिएंट करना है किसको, कंटेंट और प्रोसेस को। क्या करना है कि शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को उन्मुख बनाना है। कैसे बनाना है? तो पहली बात तो कि किसी भी प्रकार की कोई खाई नहीं होनी चाहिए, बस इतना हमें याद रखना है। फिर कैसे हम बना सकते हैं, रीओरिएंट कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। The curricula and the process of education should be enriched by cultural content in as many manifestation as possible. शिक्षा की पाठ्य चर्चा और प्रक्रियाओं को यथासंभव अधिक से अधिक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक सामग्री से समृद्ध किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक सामग्री से समृद्ध करना है। अब आप ये बताओ, कल्चरली यानी कि आपको क्या करना है, कल्चरल कंटेंट डालना है। अब ये क्यों बताई गई है, ये बात क्यों बोला गया, आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इन्होंने बोला कि कल्चरल कंटेंट डाल दो। कल्चरल कंटेंट इसलिए डालो क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि हम तो भाई मॉडर्न हैं, हम तो पढ़े, द सो कॉल्ड वी आर द एजुकेटेड पीपल्स, हम तो बहुत ही एकदम पढ़े लिखे, हम मॉडर्न हैं, हम पुरानी विचारधारा पे नहीं चलते। पुरानी विचारधारा मतलब क्या होता है कि आप अपनी संस्कृति से अपना जुड़ाव खो रहे हैं। आप अपनी संस्कृति से जुड़ाव खो रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति, उससे हट रहे हैं और किसको इमिटेट कर रहे हैं, किसको देख करके चल रहे हैं, जो पाश्चात्य पद्धति है उसको देख करके क्या हम अपने आप को मॉडर्न बता रहे हैं? क्या हम, आप सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, इस शिक्षा नीति ने क्यों ये बात कही है, क्यों इन्होंने रीओरिएंटेशन, उन्मुख कैसे होगी शिक्षा? तो संस्कृति को नहीं छोड़ना है। हम भारतीय हैं तो भारतीय संस्कृति को छोड़ना नहीं है। अब कितना भी इंसान बोले कि हम बहुत ही ज़्यादा आधुनिकीकरण वाले, हम बहुत ही ज़्यादा ना मॉडर्न हैं, तो मॉडर्न में भूल जा रहे हैं लोग कि हम केवल दूसरों की नकल कर रहे हैं, जिसे हम बोल सकते इमिटेट बस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय ऐसे हैं कि हम बीच में हो जाते हैं। यहाँ के लोग क्या है कि बीच में लटकने वाले हो जाते हैं। अब वो लटकने वाले कैसे हो जाते हैं कि एक तो आप अपनी जड़ों को खोखला बना रहे हो। भारतीय संस्कृति जो है, अपनी संस्कृति, आपकी जो जड़ है उनसे आप क्या हो गए, दूर हो गए। आप इमिटेट करने की कोशिश की हो पाश्चात्य पद्धति, जो विदेशी लोग जैसे जी रहे वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, सोच में नहीं, केवल और केवल दिखना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति दिखना चाहता है। अब जब दिखने की बात है तो ना तो आप कभी विदेशी बन पाओगे
और ये तो छोड़ चुके हो, तो बीच में बस लटक रहा है व्यक्ति। तो ये वाली बात ये शिक्षा नीति ने नहीं कही है। ये शिक्षा नीति ने क्या कही है? इस शिक्षा नीति ने कही है कि सांस्कृतिक सामग्री से समृद्ध करना है किसे? तो शिक्षा की पाठ्य चर्चा और प्रक्रियाओं को। शिक्षा की पाठ्य चर्चा और प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक सामग्री से समृद्ध करने की बात कही है। याद रहेगा आप लोगों को, जो कल्चरल कंटेंट है, एनरिच, जो भी एजुकेशन कैरिकुला एंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शुड बी एनरिच्ड बाय कल्चरल कंटेंट इन एज मेनी मैनिफेस्टेशन एज पॉसिबल। जितना अधिक से अधिक हो जाए। संस्कृति को मत छोड़ो, बाकी विचार आपको जो रखने रखिए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय परंपरा को छोड़ने की बात इस शिक्षा नीति ने नहीं कही है। याद रहेगा आप लोगों को। फिर क्या बताया जा रहा है कि लिंकेज शुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन आर्ट, आर्कियोलॉजी, ओरिएंटल स्टडीज एक्सेट्रा। विश्वविद्यालय प्रणाली और कला, पुरातत्व, प्राच्य अध्ययन आदि में उच्च शिक्षा के संस्थानों के बीच संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। विश्वविद्यालय प्रणाली यानी कि हमारे यहाँ की क्या कला, पुरातत्व, प्राच्य अध्ययन है, क्या है, इसके बारे में क्या करना है? तो इसके बीच में संबंध स्थापित करने की बात कही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि अपनी संस्कृति को नहीं खोना है। अब जैसे कि हमारे यहाँ का आर्ट्स फॉर्म है, हमारे यहाँ की डांसिंग फॉर्म है, यानी कि नृत्य, हमारे यहाँ क्लासिकल डांस है, हमारे यहाँ क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है। आप बिल्कुल एकदम मॉडर्न तरीके अपनाइए, सब करो, लेकिन हमारी जो जड़ें कहाँ पे हैं? हमारी जड़ें हैं भारत की संस्कृति ही हमारी जड़ है। उसको छोड़ने की बात इस नीति ने नहीं कही है। ठीक है, फिर आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है? ड्यू अटेंशन शुड ऑल्सो बी पेड टू द स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन्स ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूजियोलॉजी, फोकलोर एक्सेट्रा। टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन दीज डिसिप्लिन्स शुड बी स्ट्रेंथन्ड। क्या बोला गया? ललित कला, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, हमारे यहाँ बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, उसको ही निखारना है। संग्रहालय विज्ञान हो गया, लोकगीत हो गए, तो आदि के विशिष्ट विषयों पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, इस नीति ने कहा है। ये सब में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन विषयों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत किया है। पढ़ाओ, पहली बात तो पढ़ो, पढ़ाओ और अनुसंधान की बात की गई है। किसमें? तो जो हमारे यहाँ के लोकगीत, संग्रह, ललित कला, इसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, आगे अब क्या बताया जा रहा है इसमें? कंपेरेबल क्वालिटी of education to be given to all people irrespective of caste, creed, location और sex। जाति, पंथ, स्थान या लिंग के बावजूद सभी लोगों को शिक्षा की तुलनीय गुणवत्ता प्रदान की जानी चाहिए। कंपेरेबल क्वालिटी यानी कि क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करना है irrespective of caste, creed, location और sex। तो ये इन्होंने यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि इन्होंने समानता की बात की है। इन्होंने समानता की बात की। जब हम समानता की बात करेंगे तभी तो हम रीओरिएंट कर रहे हैं, तभी तो हम उन्मुख बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है? अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद द कॉमन स्ट्रक्चर एंड नेशनल कैरिकुला। एक सामान्य संरचना और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की बात की गई है। क्या होना चाहिए? एक सामान्य संरचना होनी चाहिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, यानी कि पूरे देश में एक ही कैरिकुला करो, एक ही कैरिकुला। यानी कि आपने यदि बीएससी पढ़ा है तो आप चाहे किसी भी राज्य से आप पढ़े हो, आप हर एक सभी जगह एक ही स्टडी को फॉलो कियो, ऐसे समझिए इसे। आपने यदि बीए किया है तो पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस था जिसको हर एक राज्य ने फॉलो किया और वहीं आपने पढ़ा है। ये वाली बात इन्होंने क्या बोली? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक सामान्य सी संरचना होनी चाहिए। संरचना मतलब समझते हैं क्या होता है? कि एक कॉमन स्ट्रक्चर, जैसे कि 10+2+3, ये जो स्ट्रक्चर्स, ये होता है स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, कि जिसमें रह करके जो पढ़ाई की जाती है ये होता है स्ट्रक्चर।
ठीक है, तो एक सामान्य सा स्ट्रक्चर हो जो कि पूरे देश में एक जैसा हो, और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम चल रहा है। ये नहीं कि मैं ना छत्तीसगढ़ से हमने ना बीए किया है, अब आप दूसरे राज्य में चले गए, अब वहाँ बोल रहे अरे छत्तीसगढ़ से आपने बीए किया है, आपने ये पढ़ा है क्या? आप बोल रहे नहीं, हमें तो नहीं पढ़ाया गया है, हमारे यहाँ तो सिलेबस दूसरा था। दूसरे राज्य का व्यक्ति बोल रहा है नहीं, हमारे यहाँ तो सिलेबस दूसरा था। तो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही पाठ्यक्रम रहना चाहिए। क्लियर है? आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इवैल्यूएशन एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन स्कूल्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की गई है, और क्या बोला गया? इवैल्यूएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इवैल्यूएशन एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन स्कूल। इवैल्यूएशन की बात की गई और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की गई है। इसमें क्या बोला जा रहा है? शिक्षण और सीखने के सुधार के लिए स्कूलों में चल रही प्रक्रिया के रूप में परीक्षा सुधार करो और मूल्यांकन की शुरुआत करने की बात की। इंट्रोडक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, परीक्षा में सुधार लाओ। सुधार की बात ये 1986 की बात की गई है ना, अभी से नहीं लिंक करना है आपको। अभी हम क्या है 2022, तो 1986 में क्या बोला गया कि जो एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, जो स्कूलों में जो प्रक्रिया चल रही है, एग्जाम लिया जा रहा है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, के रूप में परीक्षा में सुधार लाइए और मूल्यांकन की शुरुआत करो। मूल्यांकन होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मेजर्स टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ लाइब्रेरीज, क्वालिटीज ऑफ बुक्स, एनकरेज रीडिंग हैबिट, एनकरेज क्रिएटिव राइटिंग। इन्होंने क्या बोला? पुस्तकालय की स्थिति में सुधार की बात की, फिर उन्होंने पुस्तकों की गुणवत्ता की भी बात की, फिर पढ़ने की आदत को इन्होंने प्रोत्साहित किया और रचनात्मक लेखन, पहले तो पढ़ना आना चाहिए, फिर रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी इन्होंने कहे हैं, अपनाने चाहिए हमें। याद रहेगा, पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार बोला इन्होंने कि पुस्तकालय अच्छे हो जाएं। फिर पुस्तकों में गुणवत्ता, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ाई करना है, अभी अपने सिलेबस को अपने को पढ़ना है, एबीओ का सिलेबस, और हम कहानी उठा करके पढ़ रहे हैं कि हम कहानी में टाइम लगा रहे हैं। तो ऐसी बात इन्होंने नहीं की। मतलब एक नॉर्मल से एग्जाम्पल है ये, जिससे आप रिलेट कर पाओ कि इन्होंने पहली बात तो पुस्तकालय अच्छे से हो जाए, पुस्तकें भी ऐसी हो जो गुणवत्ता वाली पुस्तकें हो, पढ़ने में हमारी रुचि, हमारी आदत को प्रोत्साहित करने की बात, और पढ़ तो लिए लिखना नहीं आता तो रचनात्मक लेखन की भी बात की, क्रिएटिव राइटिंग की भी बात इन्होंने बोली है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। तो डेवलप कल्चरल स्पेसिफिक कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल for the tribal people and educationally deprived minority groups। again tribal and minority के बाद मैंने आपको पहले बता दिया है कि SC, ST, OBC, minorities, handicapped and women, इन सभी के लिए इन्होंने बात किया है कि इनको शिक्षा देनी है, इनको शिक्षा देनी है। आपको यदि याद करना है ना, तो बहुत अच्छे से आप लोग जितने भी अभी हमने जितने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं ना, उसका मैंने पिछले बार भी बोला था, आज भी मैं बोलूँगी, हेडिंग बिल्कुल भूलना नहीं है आप लोगों को। हेडिंग यदि आपने याद कर लिया है, उसके बाद में उसके अंदर में क्या लिखा है उसके बाद में पहले याद करोगे, लेकिन आपको हेडिंग तो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए कि अच्छा 1986 की शिक्षा नीति आई, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये वाली बात तो इन्होंने कही थी। या फिर ये होना चाहिए जब आप सेशन देख रहे हो तो बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को, तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमें सुनने से भी याद होती हैं। तो आप जब सुने, एक दो बार सुनो, फिर उसके बाद यदि आप नोट्स बना रहे हो तो लिखो, क्योंकि आपको इसी तरीके से बिल्कुल याद करना है ये सब चीजें। ठीक है, फिर क्या है, जनजातीय लोगों और शैक्षिक रूप से वंचित अल्पसंख्यक समूहों के लिए सांस्कृतिक विशिष्ट पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री विकसित करना। क्या बोले हैं ये, डेवलप करो क्या, कल्चरल स्पेसिफिक कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कल्चरल स्पेसिफिक कैरिकुलम यानी कि किसके लिए, तो ट्राइबल पीपल के लिए और एजुकेशनली डिप्राइव्ड माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक कल्चर है, जनजातीय संस्कृति होती है कि नहीं, उनकी अपनी संस्कृति होती है,
अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति, सबकी अपनी अपनी है, इसीलिए तो बोले कि सांस्कृतिक रूप से भारत में विविधता है एवं सांस्कृतिक रूप से भारत समृद्ध है, इसीलिए तो बोला गया है। ठीक है, तो बस यही है बात कि जनजातीय लोगों और शैक्षिक रूप से वंचित अल्पसंख्यक समूहों के लिए सांस्कृतिक विशिष्ट का पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री विकसित करना। अब इसको आप बहुत अच्छे से रिलेट भी कर सकते हो, पता है कैसे? जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि अभी हम CGPSC ABO के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने यदि पेपर 1 देखा होगा तो पेपर 1 में आपको ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़ पढ़ना है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ना है। अब यहीं से आप लोग लगा लो दिमाग कि पाठ्यक्रम में ही रख दिया गया है जनजाति, तो बिल्कुल आपको जनजाति लोगों के बारे में पढ़ना है कि उनकी संस्कृति क्या है, उनके यहाँ कौन से डांस फॉर्म्स होते हैं, वो लोग कौन सी खेती करते हैं, कौन कौन सी जाति होती है। ये ना केवल हमें छत्तीसगढ़ के रेस्पेक्ट में पढ़ना पड़ता है, हमें बल्कि इंडिया के रेस्पेक्ट में भी पढ़ना रहता है कि इंडिया में कौन सी जनजाति है, कहाँ पे किस राज्य में कौन सी जनजाति लोग रहते हैं। तो यही बात है कि क्या करना है कि उसे पाठ्यक्रम में ही ला देना है। यहां से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाए। आगे क्या बताया गया? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी in the spread of useful information, training of teachers, sharpens awareness of art and culture etc. मैक्सिमम यूटिलाइज करना है किसको? तो रिसोर्स को। क्यों? एजुकेशनल पर्पस के लिए। फिर क्या बताया गया है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय यानी कि एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको लगा दो, किसके लिए? कि स्प्रेड करना है क्या? इंफॉर्मेशंस, यानी और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स को जब ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें भी टेक्नोलॉजी को यूज करो। फिर शार्पन्स अवेयरनेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब इसको ऐसे समझो, कैसे समझोगे कि पहले इसको एक बार देख लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। शैक्षिक उद्देश्य के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किसकी? तो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितने भी संसाधन है उसका अधिकतम से अधिकतम उपयोग की बात इसने की है। फिर क्या बताया गया है कि उपयोगी जानकारी के प्रसार, शिक्षकों के प्रशिक्षण, कला और संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने आदि में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की बात की गई है। अब ऐसे समझो कि जो टेक्नोलॉजी है, अब ये टेक्नोलॉजी को कैसे समझ सकते हो, प्रौद्योगिकी को कैसे समझ सकते हो? जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, फिर उसके बाद बाकी और सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो गए, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो ये सब जितने भी आपके साइट्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं जितने भी आप लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सब को हमें एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना है आपको। तो फिर किस लिए यूज करना है? आपको एजुकेशन के लिए यूज करना है। टेक्नोलॉजी का यूज केवल एजुकेशनली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसा है जो, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी या तो इंसान को बना भी देती है और इंसान को बिगाड़ भी सकती है। तो बस इसी बात को इन्होंने बल देते हुए क्या कहा है, ये हमारे लिए भी लागू होता है। ये ना केवल 1986 की शिक्षा नीति के लिए बस है कि उन्होंने बोल दिया, ये हमारे लिए भी लागू होता है कि हमें YouTube में जब हम खोले हैं तो YouTube में बैठ के हमको स्क्रॉल नहीं करना है कि हम बस उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं और बस देखे जा रहे हैं, और हम कोई किसी चीज़ में हम एजुकेशनल मोटिव से नहीं देख रहे हैं किसी चीज़ को, बस हम एक बार विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब चैनल्स में जा जाके देख रहे हैं। इसलिए हमको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? आप किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए आओ, तो पढ़ना है अपने को। क्या करना है? पढ़ना है। तो बस यही बात बताई गई है कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करो। क्यों इस्तेमाल करोगे? कि जो भी शिक्षकों के प्रशिक्षण, यानी कि टीचर्स की यदि ट्रेनिंग की भी बात है तो टेक्नोलॉजी को यूज कर लो। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोरोना काल आया, बहुत सारे टीचर्स बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, बट यदि वो कुछ टीचर्स ऐसे कि वो किस तरीके से अब हमको अपने लेक्चर्स को डिलीवर करना है ये नहीं पता है, तो उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता थी जो कि उन्हें मिली, और उन्होंने बहुत अच्छे से कोरोना काल में भी सभी टीचर्स ने इवन घर बैठे एजुकेशन को कंटिन्यू रखा है। तो बस वही है। फिर उपयोगी जानकारी का प्रसार करना है। कैसे
अब किसी भी चीज का प्रसार करना है, कैसे होगा? टेक्नोलॉजी का यूज कर लो, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लो। जागरूकता बढ़ानी है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर लो। तो ये 1986 की शिक्षा नीति ने कही थी, जो कि अभी प्रेजेंट डे में भी हमारे लिए लागू होती है। साथ में जितने भी संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना है। क्यों उपयोग करना है? जिससे हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अब ऐसा समझो, आपको बनना है ABO। क्या बनना है आप सभी को? आपको बनना है ABO। आपका लक्ष्य है ABO। अब आपके में ये होना चाहिए कि मुझे एनी हाउ, मुझे जो भी मिल रहा है, जो भी मेरे पास है, मैं उसको बेहतरीन तरीके से यूज करूंगा या करूंगी। समझ में आ रहा है? ये होता है जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका बहुत ही अधिकतम उपयोग करना है और अच्छे तरीके से उपयोग करना है। तो यही बात इस शिक्षा नीति ने भी कही है। क्लियर है? आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें कि प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड वॉलेंटरी एफर्ट्स and people's participation for giving impetus to innovative ideas and practices and mobilization of resources। क्या बोले हैं? प्रमोट कर दो, प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड वॉलेंट्री एफर्ट्स। जो कि नॉन गवर्नमेंटल और वॉलेंट्री एफर्ट्स है उनके प्रमोशन की बात की गई। फिर क्या बात की गई है कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, यानी कि लोगों की भागीदारी ही नहीं तो फिर क्या काम का। तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर गिविंग इम्पेटस टू इनोवेटिव आइडियाज। जब अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इनोवेटिव आइडियाज आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। इनोवेटिव आइडिया एंड प्रैक्टिसेस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी संसाधन है उसको मोबिलाइज कर लो। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि गैर सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना, गैर सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने की बात की गई, और नवीन विचारों और प्रथाओं को प्रोत्साहन देने और संसाधनों को जुटाने के लिए लोगों की भागीदारी की बात की गई है। यानी कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि हम रिसोर्सेस को क्या कर सके? मोबिलाइज कर सके, जो भी संसाधन है उनको जुटा सकें, और गैर सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। यानी कि हम ऐसा समझते हैं कि बहुत सारे NGOs होते हैं, ठीक है? बहुत सारे NGO क्या करते हैं कि फ्रीली, या फिर हम बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ा रहे हैं, या फिर किसी को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सरकार दे ना दे, खुद ही अपने से बुक दे रहे हैं, किसी को पेंसिल दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं अपने से दे रहे, तो उसको भी बढ़ावा ही देना है। ये नहीं अरे तुमने कैसे कर दिया, ये तो मैं करने वाला हूँ, तो वो वाली बात नहीं है। क्या बताया गया इस शिक्षा नीति ने? गैर सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, सरकार नहीं कर रही है, हमारी इच्छा। अब ऐसे समझो इसको, जैसे कोरोना काल चल रहा था, उसमें हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का आह्वान क्या था कि आप अपने स्तर पर कीजिए, आपसे जितना हो रहा है, आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं तो उनकी ही हमें मदद करनी। अब हमें ये नहीं देखना है कि जाकर के नहीं हम ना बिल्कुल एकदम दानवीर, और हमारा ना एकदम नाम आ जाना चाहिए टीवी में, पेपर में कि हमने ना इतना दिया है, हमने ना इतना किया है। ये वाला चीज नहीं होना चाहिए हमारी जिंदगी में। ना जब ये जो एग्जाम्पल से हम समझ रहे, और ना हमारी आगे आने वाली लाइफ में भी, कि हम केवल दिखना चाहते हैं कि हमारा ना एकदम नाम हो जाए, हमारा ना ऐसा, लेकिन हम बनना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता कि हम अच्छे बने। व्यक्ति का ध्यान केवल और केवल केंद्रित है कि हम अच्छे दिखें, लोग हमें अच्छा बोलें। यदि हम ये स्टार्ट कर देंगे कि हम अच्छे बने, तो सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। कोई बोले ना बोले, आप अच्छे हैं ना, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज को बढ़ावा देना है, चाहे वो गैर सरकारी कार्य हो, चाहे वो स्वैच्छिक कार्य हो, इसको बढ़ावा देने की बात की गई है। क्लियर है? आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइंस एजुकेशन टू डेवलप द चाइल्ड well defined abilities and values such as spirit of inquiry, creativity, objectivity, the courage to question and an aesthetic sensibility। यानी कि क्या करो कि बच्चों में क्या कर दो कि ऐसी एबिलिटीज विकसित करना है, बच्चों में अच्छी तरह से परिभाषित क्षमताओं और मूल्यों, जैसे कि पूछताछ की भावना। पूछताछ की भावना मतलब बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये है तो क्यों है,
इस तरीके से है तो क्यों है। रचनात्मक यानी कि वो क्या हो रहे हैं, और भी क्रिएटिव होते जा रहे हैं, बच्चे क्रिएटिव हो रहे हैं। फिर निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी, वो सोच रहे हैं अच्छा ये है, ये ऑब्जेक्टिविटी यानी कि बिल्कुल उनकी सोच भी कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक सोच होनी चाहिए। फिर क्या, सवाल करने का साथ, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन जरूर रहते हैं लेकिन वो क्लास में पूछ नहीं पाते हैं, क्लास में पूछ नहीं पाते हैं। तो क्या है कि सवाल करने में साहस भी तो आना चाहिए। सवाल तो बहुत है मन में लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि हम पूछें। अरे अक्सर हमेशा ये हुआ है कि क्लास हो गया, चाहे वो स्कूल की बात हो चाहे कॉलेज की बात हो, प्रश्न तो बहुत है मन में लेकिन अब कैसे पूछें। यदि कोई हंस दिया तो, यदि कोई बोल दिया अरे इतनी छोटी सी बात इसे नहीं आती, तो हमेशा ये चीज हर किसी को, बहुत सारे लोगों में नहीं होती होगी लेकिन अधिकतर लोगों में ये मानव प्रकृति है कि उनमें ये झिझक होती है कि अरे हमने यदि प्रश्न किया तो लोग क्या सोचेंगे। हमारा तो अधिक समय इस पर चला जाता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। तो इसमें से क्या हो जाता है कि सवाल नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सवाल करने का साहस, एक सौंदर्य संवेदनशीलता विकसित करने के लिए विज्ञान शिक्षा को मजबूत करना है। विज्ञान शिक्षा यानी कि इन्होंने विज्ञान शिक्षा की भी बात की गई है, यानी कि साइंस एजुकेशन की भी बात बोली है इन्होंने। याद रहेगा आप लोगों को, साइंस एजुकेशन, यहाँ पे कीवर्ड क्या है आपका, साइंस एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर दो, विज्ञान शिक्षा को मजबूत करने की बात की गई है। यदि विज्ञान की शिक्षा मजबूत होती है तो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले आप प्रश्न करोगे, ये है तो क्यों है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं किसी से, जो भी यदि फिर क्वेश्चन है तो आप तुरंत क्वेश्चन भी करोगे, आप में एक इंक्वायरी जगेगी, क्यों हो रहा है ये चीज, ऐसा क्यों है। एवरीथिंग इज साइंस, ठीक है, हर किसी में साइंस, बट साइंस को हर चीज में हमें पता होना चाहिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये वाली बात इन्होंने बोली है कि विज्ञान शिक्षा को मजबूत करना है, क्या करना है कि स्ट्रेंथन साइंस एजुकेशन। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या बोल रहे हैं कि खेल और शारीरिक शिक्षा को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यानी कि एप्रोप्रिएट एनकरेजमेंट टू बी गिवन टू द स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स के बारे में भी बोले इन्होंने और फिजिकल एजुकेशन के, जो मैं कीवर्ड में जो हाईलाइट कर रही हूँ उसको बिल्कुल याद रखना आप लोग, ठीक है, कि खेल और शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की भी बात की गई है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, साइंस एजुकेशन की बात की गई, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, खेल और शारीरिक शिक्षा। फिर शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में शामिल होने के अवसर प्रदान करना। शैक्षणिक संस्थानों provide opportunities for youth to involve in national and social development through educational institution। national and social development में यानी कि राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में युवाओं की भागीदारी की बात की गई है। बस इतनी बात है ना, क्या बात है यहाँ पे, आपका कीवर्ड क्या है, यूथ्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, युवाओं की भागीदारी की भी बात की गई है। युवाएं यानी कि जो युवा वर्ग है वो शामिल हों किसमें, तो राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं कि मेकिंग असेसमेंट मेथड्स वैलिड एंड रिलायबल। Making assessment methods valid and reliable, the policy visualize integration of assessment of performance with the process of learning and teaching and utilizing the process of evaluation to bring about qualitative change in education। मूल्यांकन विधियों को वैध और विश्वसनीय बनाना है। मूल्यांकन विधियों को वैध और विश्वसनीय, ये नहीं कि पेपर जांच भी लिए और फिर उसके बाद कि कैसे ये लोग मूल्यांकन करते हैं समझ में नहीं आया। अब ये समझ में नहीं आएगा तो कैसे हमें पता चल पाया कि आखिर हमें मार्क्स कैसे दिए गए हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि मूल्यांकन विधियों को वैध और विश्वसनीय बनाइए, कि हाँ नहीं जांच हुआ है, बिल्कुल सही है, बोर्ड के पेपर है चेक हो गए, मतलब कि सही है, सही परसेंट आया है, सही परसेंट आया। बहुत बार मूल्यांकन में बहुत त्रुटियां भी होती हैं, बहुत सारे लोग रीचेकिंग के लिए डालते हैं, वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि मूल्यांकन विधियों को वैध और विश्वसनीय बना दो। और नीति ने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के साथ
प्रदर्शन के आकलन के एकीकरण, प्रदर्शन के आकलन के एकीकरण और शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया का उपयोग करने की कल्पना की है। क्या बोला है इन्होंने? इंटीग्रेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि पढ़ने पढ़ाने के पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, उसमें से हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारी परफॉर्मेंस लेट से हम देखते हैं। जैसे कि आपने क्या, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब इसके बाद आप एमसीक्यू लगाओ, आप पढ़ लिए, इसके बाद आप एमसीक्यू लगाओ, फिर जानोगे कि आपने जो पढ़ा क्या आपको याद है, क्या आपको समझ में आया। अदरवाइज आप एमसीक्यू नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आप पढ़ लिए, उसके बाद जब आप दोबारा वीडियो देख रहे हो तो जो अब आगे आने वाला है, हेडिंग देख लिए, उसके बाद आगे आने वाला है, आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा मैंने तो ये पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है, हमने ये चीज़ को पढ़ा है। वो होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एसेस कर रहे हो, पढ़ने पढ़ाने के साथ में परफॉर्मेंस का असेसमेंट होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये बात इन्होंने कही है कि पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे ठीक है, लेकिन एसेस करो, उसको मूल्यांकन भी करते हुए चलना है, ठीक है। फिर आगे क्या देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है इसमें, तो आगे कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। आगे क्या बताया जा रहा है, लाइक बताया जा रहा है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे वो हमें मोटिवेट करता है। जैसा कि मैंने अक्सर आपसे कहा है कि आपके व्यू हमें मोटिवेट करते हैं कि और भी हम वीडियो लाएं आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने यदि कुछ सीखा हो सेशन को देख करके, आपकी पढ़ाई में इस वीडियो ने कहीं पे कुछ भी, किसी थोड़ी सी भी मात्रा में यदि हेल्प की हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।